हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस फ्री रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके कुछ हम लोग बेसिक्स देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भाई क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये इसकी बॉम्बार्डिंग हो गई है क्वेश्चंस की। अब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। 2020 के पहले से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब करंट ट्रेंड ये है कि क्वालिटेटिव रिसर्च और भी इससे जुड़े हुए रिलेटेड कंसेप्ट्स पे ढेर सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ लें कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। और मैं आपको एनालिटिक्स के माध्यम से दिखाना भी चाहूंगा अपनी वेबसाइट पे कि भाई देखो किस प्रकार का पैटर्न जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का है। तो यहाँ हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कोर्स पे। तो ये हमारा कोर्स खुल गया और इसमें जब हम नीचे लेक्चर्स की लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है हम जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिक्स पे। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ पैटर्न है। नीचे 2018 के क्वेश्चन है और ऊपर 2023 के क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम से 2020 के बाद जो है इन क्वेश्चंस का बिल्कुल जैसे सैलाब आ गया है। तो भाई कैसे हम इसको तैयार करें और क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी जरूरी हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल गाइडेड और टू द पॉइंट स्टडी करनी होगी। वरना क्वालिटेटिव रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ा है, पूरा रिसर्च अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आइए आज समझते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लें भाई। यहाँ पे आपको फ्री में डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलते हैं। वही चीज जो आपको वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना पड़ता है, वो चीज आपको फ्री में मिलती है टेलीग्राम पे। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। बाकी यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब करा कर लो भाई, यहाँ पे आपको फ्री लेक्चर मिलते हैं। ओके, जल्दी से पढ़ाई जो है अपनी चालू करते हैं बिना समय गवाए। ओके, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के रिसर्च एप्टीट्यूड की पहला लेक्चर जरूर देख लो, जहां पे हमने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कही है और ये बताया है कि पॉजिटिविज्म मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है वो किससे एसोसिएटेड है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च से एसोसिएटेड है। तो क्वांटिटेटिव से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जितने क्वालिटेटिव से बनते हैं। तो व्हाट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक चीज जो आपको लास्ट लेक्चर से पता पड़ी होगी वो ये है कि भाई क्वालिटेटिव रिसर्च या पोस्ट पॉजिटिविज्म वो विचारधारा है जहां पे क्वालिटेटिव डेटा का प्रयोग होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसमें नंबर्स नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है। नंबर्स नहीं होते लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, उसके अंदर इमेज हो सकती है, उसके अंदर ऑडियो हो सकता है, उसमें इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है। इन सबके एनालिसिस जब की जाती है और उसके आधार पे जब कोई रिसर्च की जाती है तो ऐसी रिसर्च को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि जहां क्वालिटेटिव डेटा है ऐसी रिसर्च कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हम बात करते हैं एक फॉर्मल डेफिनेशन की कि क्या क्या चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस बने हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। और पूरी अगर एक समग्र तरीके से देखा जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि लोग जो काम करते हैं, लोग जैसा सोचते हैं, लोगों की, पीपल की, समाज की, कल्चर्स की जो स्टडीज होती हैं उनकी जब रिसर्च होगी तो किससे होती है, क्वालिटेटिव से होती है। क्योंकि इंसानों को आप गणित के नंबर से नहीं समझ सकते, मशीनों को आप गणित के नंबर से समझ सकते हैं, लेकिन जहां बात इंसान, कल्चर, समाज, सोसाइटी की आ जाती है, ऐसे फील्ड्स में जब आप रिसर्च करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च ऑप्टिमम होती है, बेस्ट होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज नहीं की जा सकती है, इंसानों के बीच में की जा सकती है, बट ये ऑप्टिमम तरीका है, बेस्ट तरीका है ना। ऐसा नहीं है कि सब्जी को ब्लेड से नहीं काटा जा सकता, बिल्कुल काटा जा सकता है। घर में चाकू नहीं हो, कैंची हो, ब्लेड हो, आप सब्जी काट लोगे। लेकिन क्या बेस्ट तरीका है सब्जी को काटने का, एक अच्छे चाकू से, एक धारदार चाकू से सब्जी को काटना। तो इसको आप एक धारदार चाकू बोल सकते हो, जो कि सोशल साइंस में या जब समाज की जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसमें ये काम आता है ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन दैट स्ट्रेसेस द वे पीपल इंटरप्रेट, मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। अब यहां पे जो टर्म है सोशल रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रियलिटी क्या होता है, देखो क्या है ना कि एक जो वास्तविकता है, कहा जाता है कि हम उस वास्तविकता को
पूरा नहीं समझ सकते हैं। यही तो पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है ना, कि जो वास्तविकता है उसको हम बिल्कुल वास्तविकता नहीं देख सकते। हमारा एक दिमाग में ओपिनियन होता है, हमारा एक माइंडसेट होता है, हम जिस चीज को भी देखते हैं उस हिसाब से देखते हैं। तो जब एक समाज, कुछ लोगों का समूह कैसे किसी चीज को इंटरप्रेट करता है, रियलिटी को कैसे समझता है, इसको बोला गया है सोशल रियलिटी। इस टर्म पे ध्यान देना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं। यहां जो भी चीजें आपको बोल्ड में दिखाई देंगी मेरे नोट्स में, उन सब पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं, तभी वो बोल्ड में है। और मैं जो भी स्टडी करता हूं, मैं अपने दिमाग में भी जो स्टडी डालता हूं वो केवल टू द पॉइंट ही डालता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा दिमाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशकीमती है, उसमें कूड़ा नहीं भरता। और यही मैं कोशिश करता हूं कि आपको भी उतना ही टू द पॉइंट दूं जितना आपके लिए जरूरी है जानना, और जो सेंस भी बनाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो सोशल रियलिटी को इंसान कैसे अंडरस्टैंड करते हैं लोग, है ना, कैसे उनके अनुभव होते हैं, इन सब की रिसर्च हमारी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे किन किन चीजों का प्रयोग करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं? लोगों का इंटरव्यू करा के, है ना, डायरीज बना के, नोट करके कि लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या उनके ओपिनियंस है, जर्नल्स बना के, ऑब्जर्व करके लोगों को कि भाई लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जो एथनोग्राफी में होता है। तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखेंगे जिससे हमें ये और चीजें समझ में आएंगी, बट शॉर्ट में हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो इन तरीकों से इकट्ठा किया जाता है। कैसे? या तो आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को कि लोगों की क्या एक्टिविटी है, क्या प्रतिक्रिया है, या तो आप उनका इंटरव्यू लेके अपना नोट करेंगे। अब ध्यान दो, यहां नंबर का कोई खेल नहीं हो रहा, यहां सब हम टेक्स्ट में कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा लोगों से जुड़ी होती है, समाज और सोसाइटी और कल्चर से जुड़ी होती है ना। और यहाँ पे हम ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स का भी यूज करते हैं, यानी ऐसे प्रश्न देना लोगों को करने के लिए जिसमें लोग अपने हिसाब से लिख पाए, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं। ओपन एंडेड मतलब होता है लोगों का जो मर्जी वो लिख सकते हैं वहां पे, उससे भी टेक्स्ट के रूप में हमें डेटा मिलता है और क्वालिटेटिव रिसर्च कर पाना संभव हो पाता है। और यही कारण है कि इसको मेजरली कहाँ यूज करते हैं, ये टर्म भी याद रखना है, बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है। मेजरली हम इसको यूज करते हैं सोशल साइंसेज में, सामाजिक विज्ञान, लोग, समाज, कल्चर, संप्रदाय, समुदाय, है ना, इन सब के अंदर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज होता है। तो एक तो रही ये बात, आई होप आपको सारे बोल्ड से लिखे हुए टर्म समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो भाई, एक तो थ्योरी होती है कि बुक में हर चीज का कैरेक्टरिस्टिक डाल देते हैं, है ना, कि चलो टीचिंग बिहेवियर क्या होता है, इसके इतने कैरेक्टरिस्टिक, इसके इतने टीचर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो वो एक थ्योरी होती है कि वो फॉर्मेलिटी के लिए डाला जाता है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने जो यहाँ पे पॉइंट डाले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण दिया है, और इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस बने हैं और सबका कोई बहुत जेनेरिक मतलब नहीं है, इन सबके बड़े अजीब अजीब मतलब हैं जो आपको लेक्चर देख के ही समझ में आएगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या गुण होता है, यूनिक केस ओरिएंटेशन का गुण होता है। व्हाट इज यूनिक केस ओरिएंटेशन? देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च से इस तरीके से भी अलग होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो ब्यौरा देने का या लिखने का तरीका होता है वो फ्री फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च जो क्वांटिटेटिव है या मान लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसमें एक प्रॉपर तरीका होता है रिसर्च को कंडक्ट करने का, आप उसमें कुछ दूसरी चीजें नहीं डाल सकते, दूसरे एलिमेंट उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकते। जैसे मैथ्स का सवाल हो गया, तो मैथ्स का सवाल भी क्या है कि भाई उसका एक तरीका, एक फॉर्मूला लगता है तो लगता है, वो एक ही तरीके से कंप्लीट हो सकता है। लेकिन इसके उलट जो क्वालिटेटिव हमारी रिसर्च होती है वो फ्री फॉर्म होती है। फ्री फॉर्म का मतलब जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर दो लोग एक टॉपिक पे भी रिसर्च करते हैं तो उन दोनों की रिसर्च अलग अलग ही प्रतीत होगी, क्योंकि इसने जो अपना रिसर्च करी है वो अपने तरीके से करी है, इसने जो रिसर्च करी है वो अपने तरीके से करी है। तो सेम टॉपिक होने के बावजूद इनका जो निष्कर्ष निकलेगा, जो उनका ब्यौरा निकलेगा, वो सब क्या होगा, अलग होगा। तो ये एक सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है और उसको नाम दिया गया है यूनिक केस ओरिएंटेशन। यूनिक केस का मतलब है कि हर रिसर्च सेम टॉपिक वाली अलग अलग लोग भी कर रहे हैं तो उनकी रिसर्च जो है अपनी यूनिक मानी जाएगी।
जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो जो पहला मेरा मेजर सवाल था अपने गाइड से वो यही था, और आई होप आप लोग के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने ये पूछा कि भाई चलो मैं कुछ टॉपिक अपने मन में सोच रहा हूं, उस पर मैं रिसर्च कंडक्ट करूंगा, लेकिन रिसर्च तो वो होती है ना कि हमने किसी से कॉपी ना की हो या फिर कुछ नई जानकारी जो पहले से ना निकाली गई हो। तो ऐसे में कैसे मेक श्योर करूं भाई कि मैं जो सोच रहा हूं उसको किसी ने पहले नहीं लिखा। हालांकि मैं गूगल स्कॉलर सर्च करूंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा, जर्नल्स पढ़ूंगा, कुछ जानकारी मुझे उस फील्ड में मिल जाएगी, लेकिन इस पूरी दुनिया में बहुत रिसर्चेस हो चुकी है, वो सारी जानकारी तो मैं नहीं ले सकता। तो मैं कैसे मेक श्योर करूं कि भाई मैंने जो टॉपिक लिया उसमें किसी और ने काम नहीं किया। तो मुझे यही जवाब मिला जो जब मैंने नेट की स्टडी करी, या अभी जब मैंने कुछ समय पहले नेट में जो चीजें अपडेट हुई, क्वेश्चंस आए, उनको जब मैंने पढ़ा, तो मुझे ये बात समझ में आई वो इसलिए संभव है रिसर्च किसी भी टॉपिक में कर पाना क्योंकि सबकी रिसर्च जो है वो यूनिक मानी जाती है। आपका टॉपिक किसी से सेम हो सकता है लेकिन जो तरीका आपका होगा वो आपका अपना यूनिक होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगला है हमारा इंडक्टिव एनालिसिस। इंडक्टिव का क्या मतलब होता है? अच्छा, कल का जो लेक्चर था पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म वाला, उसमें कमेंट आया, माफ कीजिएगा मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पाता, पढ़ता सबके कमेंट, उस पर कमेंट आया कि भाई ये इंडक्टिव डिडक्टिव में हम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या मतलब होता है ना। तो इंडक्टिव का क्या मतलब है, डिडक्टिव का क्या मतलब है, हर बार मैं समझाता हूं लेकिन कभी ना कभी या कहीं ना कहीं कोई कमी शायद रह जाती होगी, है ना। तो ध्यान से समझो कि इंडक्टिव का मतलब होता है कि जब आप किसी रूल को, किसी जनरलाइज स्टेटमेंट को अलग अलग लोगों पे अप्लाई करके देखते हो, है ना, कि किस पे ये चीज कैसे काम करती है। मान लो आपके पास एक दवाई है, उस दवाई को अगर आप अलग अलग लोगों को खिलाओ और अलग अलग लोगों को अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो, तो ऐसी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? इंडक्टिव एनालिसिस कहलाएगी। बात समझ रहे हो? तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, किसी जनरल स्टेटमेंट को हम अलग अलग जब पर्टिकुलर सिचुएशन पे अप्लाई करके इसकी एनालिसिस करते हैं कि लोगों पे ये चीज क्या कैसे काम कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। तो जैसे मैंने बोला क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है लोगों पे काम करना, समाज पे काम करना। तो समाज में तो बहुत लोग हैं, है ना, तो जब ऐसी रिसर्च की जाती है तो इंडक्टिव ही होती है, क्योंकि हम उस प्रोसेस को, पार्टिसिपेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसलिए इंडक्टिव होती है। ओके, अगला है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मतलब कि जो निष्कर्ष है सोशल साइंसेस की, जो रिसर्चेज हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज हैं, इनका जो निष्कर्ष है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे हिस्टोरिकल कंसेप्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, तो निष्कर्ष अलग निकल के आएगा। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट में कोई चीज को आप देखेंगे तो उसका अलग कॉन्टेक्स्ट निकल के आएगा। अलग अलग समाज के हिसाब से भी किसी चीज का अलग अलग निष्कर्ष जो है निकल के आ सकता है, क्योंकि समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से लोगों की विचारधारा बदलती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम यही करते हैं, लोगों की विचारधारा क्या है, उनका रहन सहन, एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से रिसर्च करते हैं, है ना। तो बहुत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हो गया है ना। किसी समाज में आप जाएंगे तो नॉन वेजिटेरियन फूड को जब त्योहार होता है तो खाया जाता है कि भैया आज तो त्योहार है और त्योहार में हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। किसी दूसरे समाज में आप जाएंगे तो वहां पे बोला जाएगा नहीं भाई आज त्योहार है और आज नॉन वेजिटेरियन फूड खाना मना है एटलीस्ट, है ना। दोनों चीजें आपने देखी होंगी, कई जगह पे कुछ त्योहारों में स्पेशली नॉन वेजिटेरियन बनता है और कई समाज में कुछ त्योहारों पे बोला जाता है भैया इस दिन तो आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। तो हर जगह निष्कर्ष चेंज हो गया, हर जगह लोगों का अनुभव चेंज हो गया, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगला है वॉइस, पर्सपेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिविटी। ध्यान समझ लो, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन के आए हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी? रिफ्लेक्सिविटी शब्द आया है रिफ्लेक्शन से। जैसे शीशे में जब आप देखते हो तो आपको अपनी शक्ल जो है रिफ्लेक्ट होकर नजर आती है। आप पानी में भी झुक करके देखते हो तो आपको क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है अपनी छाया का, अपनी इमेज का। तो उसी तरीके से अब क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च फ्री फॉर्म है, मतलब आपका जो तरीका है आप उस तरीके से किसी चीज का ब्यौरा दे सकते हो, लिख सकते हो। तो जब रिसर्चर जो है किसी चीज को लिखता है तो रिसर्चर का जो अपना माइंडसेट है, उसकी जो अपनी शैली है, उसकी जो अपनी विचारधारा है, वो उस रिसर्च में झलकने लगती। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, या जो पर्सपेक्टिव है, जो विचारधारा है, वो उसके काम में दिखने लगती है ना। तो यहां पे क्या लिखा है? क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज ओन्स एंड इज रिफ्लेक्टिव अबाउट
हर और हिज वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। तो जो लिखने वाला है उसकी वॉइस और उसकी पर्सपेक्टिव जो है वो उसके काम से झलकने लगता है। अ क्रेडिबल वॉइस कन्वेज ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। और अगर कोई ऐसा फेमस रिसर्चर है और जिसकी जो लिखने का तरीका है वो लोगों के बीच में बहुत ऑथेंटिक बन चुका है, तो उससे भी लोग जो है ऑथेंटिसिटी समझ लेते हैं या ट्रस्ट उनको हो जाता है कि अगर फला रिसर्चर ने लिखा है, ये तरीका है लिखने का, तो ये सही है ना। तो अब आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई रिसर्च के हमने जो पहला लेक्चर करा उसमें हमने देखा कि भाई रिसर्च तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यहाँ पे तो रिसर्च सब्जेक्टिव हो जाएगी। यहाँ रिसर्च सब्जेक्टिव नहीं है, इसका जो निष्कर्ष है वो तो ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन जो लिखने का तरीका है उसमें सब्जेक्टिविटी रहती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। लिखने के तरीके में सब्जेक्टिविटी है, रिसर्च सब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर जो है वो अपने ही जो बायसनेस है वो निष्कर्ष में निकाले दे रहा है। निष्कर्ष तो उसका न्यूट्रल रहेगा जो उसने ऑब्जर्व करा लोगों के बीच में, समाज के बीच में, लेकिन जो उसका लिखने का तरीका है वो रिसर्चर का अपना सब्जेक्टिव होगा, केवल लिखने का तरीका है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई रिसर्चर जो है एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा है, किसी कबीले में गया, आदिवासी कबीले में गया और उसने देखा कि आदिवासी के कबीले में एक परंपरा है कि जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं उनको वो लोग पिन गोद गोद के मार्क बना देते हैं पूरी बॉडी पे। आपने देखा होगा, ये मैं मन से बना रहा हूं कहानी, बट आपने ऐसे देखा होगा कि कबीलों में क्या होता है कि पिन से गोद गोद के अपने फेस पे डिजाइन बना देंगे, बॉडी पे डिजाइन बना देंगे। तो उसने ये देखा और उसने ये इस तरीके से इसका वर्णन किया कि ये 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसे एक बड़े पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन आप बताओ क्या ये प्रोसेस वाकई पेनफुल है? इस बात को समझना। देखो भाई, जो कबीले वाले हैं उनमें तो परंपरा है, उसको वो पेनफुल नहीं मानेंगे। उसको क्या ये बोलेंगे कि ये पेनफुल है? वो तो बोलेंगे नहीं यार तो अच्छा काम है और थोड़ा बहुत दर्द तो झेलना चाहिए। लेकिन लिखने वाले उस संस्कृति से नहीं आता, तो उसके जो लिखने का तरीका होगा और वो आप लोग के टुवर्ड्स लिख रहा है तो उसमें वो पेनफुल डाल देगा, जो कि उसका अपना एक प्रतिबिंब दिखाएगा कि भाई ये जो बंदा है ये हृदय से बड़ा कोमल है और इसको ये घटना पेनफुल लग रही है। अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें एक फेमस जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी था, उसने एक वीडियो बनाया कि उसकी छोटी लड़की के कान छिदवाए जाते हैं। और नॉर्मली जो है हम लोग के घरों में या नॉर्मल समाज में जो है, जो लड़कियां होती हैं एक एज में कहा जाता है कि भाई इनके कान छिदवा दो तो कम दर्द होगा, बाद में ज्यादा होगा, और कान छिदवाना इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। बट उस पे किसी संस्था ने आर्टिकल डाल दिया कि भाई ये देखो, ये जो पेन दिया जा रहा है ये पेन का भी व्लॉग बना रहे हैं। तो अभी आप आई होप समझ पाए कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिविटी, कि एक समाज जो है बोलता है भैया ये तो जरूरी है, ये तो होता ही है, इसमें कान छिदवाने में क्या हो गया। और एक समाज या एक माइंडसेट की जो संस्था है वो आर्टिकल निकाल रही है कि भाई देखो ये पेन दे रहे हैं अपने बच्चे को और उसका भी व्लॉग बना रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, कि अपनी विचारधारा भी किसी चीज में आ जाना। हालांकि बात दोनों जगह सही है, दोनों लोग अग्री करते हैं कि कान छिदवाए जा रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है पेनफुल प्रक्रिया है और दूसरा कह रहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो ये हो गए हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कितना मिनट हुआ? 18 मिनट हुआ और उसके अंदर हमने इतना बड़ा टॉपिक बहुत आराम से, बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन करा आप लोगों को ताकि एक एक शब्द आपको समझ में आ जाए, और मात्र 18 मिनट में हो गया। अगर यही एक लाइव क्लास होती तो यहाँ कमेंट पढ़ते हुए, यहाँ हाँ करते हुए, नहीं करते हुए, है ना, पानी पीते हुए वो 1-1.5 घंटा निकल जाता। तो कम से कम समय में बिल्कुल कॉम्पैक्ट में आपको बना के देने की कोशिश करता हूं अगेंस्ट द करंट ट्रेंड। मुझे पता है मैं लाइव बनाऊंगा तो इस पे व्यूज ज्यादा आएंगे, मुझे पता है कि अगर मैं डेली लाइव लेना शुरू कर दूं और लंबे लंबे वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो उस पे व्यूज ज्यादा आएंगे। मैं क्यों नहीं करता हूं? दिस इज अगेंस्ट माई मोरल वैल्यूज। मुझे पता है कि वो टाइम बर्बादी है, मैं क्यों किसी को एंगेज करूं और उसका टाइम बर्बाद करूं और अपना भी टाइम बर्बाद करूं। कोई बात नहीं, कम व्यूज आएंगे, बट ये जो मैं काम करता हूं इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए हैं। द क्वालिटेटिव डेटा आर पावरफुल बिकॉज दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरी सेंसिटिव सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि जो क्वालिटेटिव डेटा हम कलेक्ट करते हैं ये बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत वैल्यू वाला है। क्यों वैल्यू वाला है? क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जगहों से, अलग अलग सोशल जगहों से, हिस्टोरिकल जगहों से और टेम्पोरल मतलब करंट की जगहों से इसे हम इकट्ठा करते हैं।
तो दैट इज वेरी पावरफुल। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी कैनॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द क्वालिटेटिव डेटा। और जो क्वालिटेटिव डेटा है इस पे कॉन्टेक्स्ट का बहुत प्रभाव पड़ता है और कॉन्टेक्स्ट को हम क्वालिटेटिव डेटा से नहीं निकाल सकते। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए, क्योंकि उसमें सेकंड पॉइंट क्या था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी। तो यहां से आपको पता है कि भाई क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है और उसको आप नहीं निकाल सकते डेटा में से। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है कि क्वालिटेटिव डेटा वाकई आप इतना डेटा जो लोगों का कलेक्ट करते हैं वो वाकई आपको पावरफुल बनाता है। आजकल गूगल, अमेजॉन, फेसबुक कैसे पावरफुल हो रहे हैं भाई, हमारा क्वालिटेटिव डेटा लेकर के। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। ओके, पहला पॉइंट, यूनिक केस ओरिएंटेशन इज पॉसिबल इन क्वालिटेटिव रिसर्च विच में लेटर लीड टू क्रॉस केस एनालिसिस। तो क्रॉस केस एनालिसिस क्या है इसको समझ लेते हैं, और यूनिक केस ओरिएंटेशन क्या है ये हमने अभी समझ लिया। क्या कह रहा है कि जो यूनिक केस ओरिएंटेशन है वो संभव है क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में इस यूनिक केस ओरिएंटेशन की वजह से क्रॉस केस एनालिसिस हो सकती। क्रॉस केस एनालिसिस का मतलब होता है दो केसेस की आपस में तुलना करना। मान लो कि एक टॉपिक है, उस पे एक व्यक्ति ने केस स्टडी करी या रिसर्च करी, दूसरे व्यक्ति ने भी केस स्टडी करी या रिसर्च करी। अब इन दोनों की आपस में तुलना संभव है। क्यों संभव है? उसका कारण है क्योंकि यूनिक केस ओरिएंटेशन नाम का गुण क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। अब आप समझ गए। अब इस सेंटेंस को आप फिर से पढ़ो। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में ये नहीं पढ़ा होता कि यूनिक केस ओरिएंटेशन क्या है, तो आप कभी भी इस लाइन का मतलब नहीं निकाल पाते। अब फिर से पढ़ो, पूरा समझ में आएगा। यूनिक केस ओरिएंटेशन इज पॉसिबल इन क्वालिटेटिव रिसर्च विच में लेटर लीड टू क्रॉस केस एनालिसिस। क्रॉस केस एनालिसिस मतलब दो सेम टॉपिक पे अलग अलग कामों की तुलना की जा सकती है, उनकी एनालिसिस आपस में की जा सकती है, क्योंकि वो दोनों आपस में यूनिक हैं, सेम टॉपिक होते हुए भी यूनिक है। ये इसका मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा रीजन। रीजन क्या कह रहा है? डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एज इट इज ओपन टू सिचुएशनल चेंजेस। क्यों ऐसा होता है? क्यों यूनिक केस ओरिएंटेशन होता है? इसका कारण यहां पे दिया है। क्या कारण है? कि भैया डिजाइन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का। आई होप आई एम मेकिंग सेंस यहां पे। भाई जो भी आप बुक में पढ़ते हो, चीजें पढ़ते हो, वो बस पढ़ने मात्र होती है। पढ़ते जाओ, फॉर्मली कुछ लिखा होता है, समझ में कुछ नहीं आता। बट यहां मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चीज सेंस करे कि हाँ भाई ये चीजें कनेक्टेड है आपस में। जब आप अलग अलग कंसेप्ट का आपस में कनेक्शन भिड़ा पाते हो ना अपने दिमाग में, तब आपका इंटरेस्ट जागृत होता है, इंटरेस्ट जागता है। जब हर एक चीज आपको अलग अलग लिखती है, ये डेफिनेशन नंबर 1 याद करी है, कंसेप्ट नंबर 2 याद करा या 3 याद करा, 10 कंसेप्ट दिमाग में याद कर लिए, कनेक्शन नहीं बन रहा कहीं, तो वो चीज आप अपने दिमाग में कभी स्टोर नहीं कर पाओगे। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो बिना कनेक्शन के अपने दिमाग में कोई डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर पाए। आपको उस डेटा को किसी मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ जोड़ना होता है ताकि वो रिटेन कर पाए आपके दिमाग में, और इससे आपका इंटरेस्ट भी जागता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखा पाऊं कि कैसे ये दोनों कनेक्टेड है। तो यूनिक केस ओरिएंटेशन क्यों होता है? डिजाइन फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी तरीके से किसी भी मतलब कुछ भी आप नहीं लिख के आ जाओगे, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है, जिससे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट कराते हो, और इसी से यही कारण है यूनिक केस ओरिएंटेशन का। तो दोनों बातें यहां पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या था? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये देख पा रहे हो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कहानी लिखी है पूरी। ये यूजीसी नेट का पैटर्न है, और ये आपको कहानी पढ़ना और इससे जूझना बहुत जरूरी है। आप लाख कंसेप्ट क्लियर करके चले जाओ, अगर आपने इन क्वेश्चन के साथ जूझे नहीं हो कभी भी, तो आप वहां जाके कंफ्यूज निश्चित हो जाओगे। आप बोलोगे कि यार क्या आया था, समझ नहीं आया। और ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स जो है वहां कहते हैं क्या आया था, समझ नहीं आया। भैया समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम कभी जूझे ही नहीं इसके साथ। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। मैं तो आपको यहाँ कितने क्वेश्चन करा दूंगा, 1 2 3 4 10, ऐसे हजारों क्वेश्चन, सैकड़ों क्वेश्चन है, और वो आपको खुद से करने ही करने चाहिए। उसी से आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। एनीवेज, इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं।
पहला स्टेटमेंट है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड वाइड if we are interested in the world view of members of a certain social group, a qualitative research strategy that is sensitive to how participants intercept their social world may be preferable। क्या कह रहा है कि भैया अगर हमें किसी सोशल ग्रुप पे कोई स्टडी करनी है, सोशल ग्रुप के मेंबर का दुनिया के बारे में क्या व्यू है, वर्ल्ड व्यू क्या है, ये समझना है, तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बढ़िया होती है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो सोशल सिचुएशंस में या पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं सोशल गैदरिंग में उनको समझने के लिए प्रेफर की जाती है, बेस्ट होती है, सुटेबल होती है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन पढ़ने की जो क्रिया है वो आपको भाई करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज लगाना बंद कर दो 2-2 लाइन के, उससे आपको बस गलतफहमी मिल जाती है, अरे मैंने इतना कर लिया ये तो मुझे आता है। भाई ये हमारे यूनिवर्सिटी में ये होता था कि जो टीचर जो है पढ़ाता था वही टीचर एग्जाम में क्वेश्चन दे देता था, 98% आ जाते थे। मेरे खुद के 98% आए हुए हैं और मुझे तो पता है ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को ऐसे गलतफहमी हो जाती थी कि यार देखो मेरे 98% आ गए, मेरे 95 आ गए। अरे भाई तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया था और उसी ने एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन भी सेट करके दिए हैं। नेट का लेवल तो दूर की बात है और तुम उसी में खुश हो गए कि यार जो पढ़ा है देखो उससे क्वेश्चन आ गए। ये एमसीक्यूज की हकीकत है। तो जो आपके अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि जो टीचर है जो पढ़ाता है और वही एग्जाम पेपर भी सेट करता है, तो वो एमसीक्यूज ही मानो, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उन क्वेश्चंस का। तो ये रियल लाइफ सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा पढ़ा करो। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहता है इफ अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन अ टॉपिक ऑन विच लिटिल और नो रिसर्च हैज बीन डन इन द पास्ट, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ध्यान से पढ़ना, कहां क्वालिटी है कहां क्वांटिटी है, quantitative research may be easy to employ because there is a little prior literature from which to draw leads, है ना। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं आपको, आप आराम से पढ़ोगे तो आपको बुरा कहानी समझ में आएगी। यहां क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा रिसर्च का टॉपिक है जहां पे बहुत ज्यादा लिटरेचर रिव्यू नहीं है, बहुत ज्यादा पास्ट में की गई रिसर्चेस नहीं, तो ऐसी जगहों पे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो यूज की जाती है। अगर कहीं पे लिटरेचर रिव्यू नहीं है किसी टॉपिक का, तो वहां आपको नेसेसरली क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट गलत है ना। हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के भी कुछ सीख मिलती है। हमेशा क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए नहीं लगाते बच्चों। कभी कभी देखो, जैसे आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हम पहले क्वेश्चन लगाएं या पहले पढ़ाई करें, है ना, कि पहले पढ़ाई कर लें फिर क्वेश्चन लगाएं। देखो भाई, क्वेश्चन एक इतनी मजेदार चीज है, कंसेप्ट से भी ज्यादा या जो नोट्स आपके हमसे भी ज्यादा मजेदार चीज होती है। क्वेश्चन को आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ाई के बाद लगाते हो तो इसका मतलब कि आप अभ्यास कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मैंने जो पढ़ाई करी मुझे आती है कि भी नहीं। और क्वेश्चन को अगर आप पहले लगाते हो तो इसका मतलब आप खुद से ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या क्या है पढ़ने वाला। जैसे बहुत बच्चे बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ नहीं पता नेट में क्या आता है क्या नहीं आता, और वो भी सोचते हैं कि पहले हम नोट्स लगाएंगे। नोट्स पढ़ें भाई तभी तो क्वेश्चन लगा पाएंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे, कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। तो भाई देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन उठा लो ना पहले, उससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा लेकिन दिमाग में कुछ शब्द छप जाएंगे। जब भी कुछ कंसेप्ट, कुछ शब्द हमारे नजरों के सामने से जाते हैं ना, छप जाते हैं दिमाग में। और जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे बाद में तो वो शब्द आपके सामने आएंगे कि अरे यार ये तो मैंने देखा था, शब्द आया था उस क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं करना है भाई कि कंसेप्ट ही पढ़ते रहो और क्वेश्चन ना देखो। क्वेश्चन को कभी देखते हो, कभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो भाई, फ्री में दिया है एनटीए की वेबसाइट पे। उसको जो आप देखोगे कि अच्छा हाँ ये कोई टॉपिक आया है, ये रिसर्च से कुछ आया है, ये मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो छपता जाएगा भी नहीं। परेशान मत हो जाना, एंग्जाइटी मत आ जाना देख के कि अरे ये क्या है, मुझे तो कुछ नहीं आता। लाइटली देखो उसको कि क्या क्या है ना। उसके बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि यार ये देखो, ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा। तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला स्टेटमेंट जो है ये तो हमें समझ में आ गया, हमने पढ़ा अभी कि सोशल सिचुएशन में क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करना। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमें अभी समझ में आया, क्वेश्चन देख के समझ में आया। कैसे समझ में आया? क्योंकि थोड़ी जानकारी हमारे पास है और थोड़ी जानकारी हमने ऐसे सीख ली। कोई भी चीज क्लियर कट नहीं होती है कि क्वेश्चन में तो हम प्रैक्टिस ही करते हैं, हमें जो जानकारी है वो लगाते हैं,
और जो नोट्स हैं उसमें तो हम जानकारी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के भी जानकारी मिलती है भाई। जीवन क्लियर कट नहीं है, जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है ना। तो इस खुली विचारधारा के साथ पीवाईक्यूज लगाओ, तो इससे यहां पे आपको एक नई जानकारी क्या मिली कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू ही होगा, लिटरेचर रिव्यू अगर नहीं है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि क्वालिटेटिवली जब आप रिसर्च करते हो तो डेटा कलेक्ट करने का जो सोर्स है वो केवल लिटरेचर रिव्यू नहीं होता, दूसरे भी सोर्सेस होते हैं। लोगों के बीच में चले जाओ, उनका डेटा कलेक्ट कर लो, इंटरव्यू करा लो, डायरीज बनाओ, ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर दो उनको, उससे भी डेटा आपको जो मिलेगा वो भी क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। तो वन ऑफ द सोर्सेज है लिटरेचर रिव्यू क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू नहीं है तो हम क्वांटिटेटिव ही कर देंगे। तो यहां से आपको एक नई बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कितना टाइम हुआ है? 30 मिनट हुआ है भाई, और ये 30 मिनट में मैंने बात बताई है बिना रुके, बिना पॉज लिए, बिना कमेंट पढ़े। ये सेम बात आप 1.5 घंटे में समझते हैं एक लाइव लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, और साथ में जो रिसर्च का फुल फ्लेजेड कोर्स है वो भी आप जरूर से ज्वाइन करो, और हमारी ऐप है उसको जरूर से डाउनलोड कर लो, कुमार एजुकेशन NT-NET CTET ऐप, है ना। और जो भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको फ्री डेमो चाहिए कोर्सेज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस पर जरूर से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।